एचएएल की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को अभी फाइनली इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल करना शुरू किया जा सकता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से अभी इंडियन नेवी के लिए 4 से 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स को बनाने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ नेगोशिएशन करना शुरू किया जा रहा है। सीएसएस क्या होता है और इसको फाइटर एयरक्राफ्ट में आखिर किस वजह से इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल की तरफ से अभी एक ऐसा लेजर वेपन को डेवलप कर लिया गया है जिससे एयरक्राफ्ट में भी इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। और अंत में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी अपनी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट को 2030 तक फुली ऑपरेशनल करने की बात की गई है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके। आप सभी को पता होगा कि अभी हमारे पास लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की काफी शॉर्टेज है, यानी कि अभी हमारे पास जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मौजूद है वो काफी पुराने हो चुके हैं और अभी इनको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करने की जरूरत है। इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से पहले फेज के अंदर एचएएल की 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया गया था, जिसमें से 6 अभी एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा और बाकी 6 इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि इसी क्लास की जो पहले 6 हेलीकॉप्टर होने वाले हैं उन सभी को इंडियन आर्मी को 2022 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। और वैसे अभी टोटल लगभग 187 के आसपास लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदा जाने वाला है, जो कि हमारी चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर को आगे चल के रिप्लेस करेंगे। और इसमें से 126 इंडियन आर्मी ऑपरेट करने वाली, जबकि बाकी बचे जो 61 रहेंगे उनको एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। एचएएल की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये एक 3 टन क्लास के हेलीकॉप्टर है, जिसको अभी तक वेरियस वेदर कंडीशन में या फिर क्लाइमेट कंडीशन में टेस्ट किया जा चुका है। और पिछले साल इसको लद्दाख में भी टेस्ट किया गया था, जिसके बाद इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आर्मी की तरफ से और एयरफोर्स की तरफ से इसको लिमिटेड नंबर में फोर्स में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। द हिंदू में एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के लिए अभी लगभग 4 से 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स को बनाने के लिए फाइनेंशियल नेगोशिएशन को शुरू किया गया है। वैसे इसके लिए काफी पहले से ही टेंडर फ्लोट किया गया था और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को सिलेक्ट किया गया था, जो कि मैं भी नॉमिनेशन बेसिस पर ही सिलेक्ट कर लिया गया था। और पिछले साल हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये बताया गया था कि अभी नेवी की तरफ से स्पेशली जो सपोर्ट शिप्स होते हैं उनको बनाने के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। तो मैं भी अभी इसी वजह से जल्दी इस डील को फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है और इस डील की कीमत यहाँ पे लगभग 18,000 करोड़ के आसपास होने वाली है और इसे इसी साल के अंदर ही फाइनल करने की बात की गई है। इसके अंदर लगभग 4 से 5 वेसल बनाए जाएंगे, जिनकी डिस्प्लेसमेंट लगभग 45,000 टन के आसपास होने वाली है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड फॉरेन पार्टनर के तौर पर टर्किश शिपयार्ड के साथ मिलकर इसको बनाने का प्लान कर रही थी, जबकि सेम शिपयार्ड अभी पाकिस्तानी नेवी के लिए भी नेवल वेसल को बना रही है। और इसी बात को लेकर इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखने की बात की गई थी और पहले भी टर्की की तरफ से हमारे खिलाफ उल्टी सीधी स्टेटमेंट देने की वजह से कुछ समय तक इसको होल्ड पर रखा गया था, लेकिन बाद में इसको आगे बढ़ाने का फैसला कर दिया गया है। अगला अपडेट कैनोपी सर्वेलेंस सिस्टम यानी कि सीएसएस को लेकर। वैसे इसको लेके साथ मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और डिफेंस एक्सपो के दौरान एआरडी के एक ऑफिशियल की तरफ से इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था। अब सीएसएस को अगर टेक्निकली समझने की कोशिश की जाए तो ये इमरजेंसी एस्केप सिस्टम होता है, जिसको पायलट इमरजेंसी में एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे एक फुली ऑटोमेटिक सिस्टम होता है और उस तरीके से काम करता है। और अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आपने देखा होगा जब भी कोई फाइटर पायलट किसी एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करता है तो एयरक्राफ्ट का जो कैनोपी होता है वो ब्लास्ट करके पहले निकल जाता है। और आपको पता होगा कि जो पायलट सीट पर बैठा हुआ होता है उसके सर और कैनोपी के बीच बस कुछ ही सेंटीमीटर का गैप होता है। ऐसे में जब भी कोई पायलट इजेक्ट करने के लिए जाता है तो ये सिस्टम इजेक्शन सीट के ग्लास को टच करने से पहले ही कैनोपी को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जैसे इजेक्शन सीट ऊपर जाएगा तो पायलट का सर जाके काफी तेजी से कैनोपी के साथ टकरा जाएगा। और इस वजह से सीएसएस का इस्तेमाल किया था और इसके लिए वहां पर एक्सप्लोजिव भी लगाया जाता है, जो कि कैनोपी को ब्लास्ट करने के लिए काम आता है। वैसे ये 2 टाइप के होते हैं, जिनमें से एक तो इन फ्लाइट एग्रेस सिस्टम होता है और एक ग्राउंड बेस्ड एग्रेस सिस्टम होता है। इनमें से इन फ्लाइट सिस्टम जो होता है वो फ्लाइट के दौरान काम आता है, जबकि ग्राउंड बेस्ड सिस्टम ग्राउंडेड कंडीशन में टैक्सी कंडीशन में काम में आता है। हमारे तेजस STD-40 या HJT-36 जैसे जेट में इंडिजिनस सीएसएस का इस्तेमाल किया जाता है और इनको एआरडी पुणे और हाई एक्सप्लोसिव मेटेरियल रिसर्च लैब की तरफ से बनाया गया है।
और अभी इसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भी GOCL को ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि इनको आगे चल के मैन्युफैक्चर करने वाली है। अभी तक लगभग 25 तेजस, 12 HJT-36 और 2 LCA ट्रेनर वेरिएंट में और नेवल प्रोटोटाइप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और GOCL की तरफ से अभी तक लगभग 8 CSS सिस्टम को डिलीवर किया जा चुका है, जो कि इनिशियल टेस्टिंग को क्लियर कर चुके हैं। और आगे चल के ऐसे 180 सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें से 105 तेजस में इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी बचे 75 STD-40 में इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके या फिर लेजर वेपन सिस्टम को लेके। आप सभी को पता होगा कि आगे चल के लेजर वेपन्स के इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है और लगभग सभी ताकतवर देश अब इस पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन लेजर वेपन की अपनी एक खामी होती है और वो ये है कि इनको ऑपरेट करने के लिए हमको काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से अभी तक जितने भी लेजर वेपन को डेवलप किया गया है उनको या तो किसी बड़े साइज के ट्रक में या फिर नेवल वेसल से ऑपरेट किया जाता है। पर अभी पहली बार इजराइल की तरफ से अभी एयरबोर्न लेजर वेपन सिस्टम को सफलता के साथ टेस्ट किया गया है। इसकी एक वीडियो को भी इजराइल की तरफ से रिलीज किया गया था, जिसको हम यहाँ पर कॉपीराइट इशू की वजह से दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो उसको हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में जाके देख सकते हैं, जिसमें इसकी इंटीग्रेशन से लेकर इंटरसेप्शन तक सभी वीडियो फुटेज मौजूद है। अब इसकी बात करें तो एक हाई पावर लेजर वेपन सिस्टम है, जिसको एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि ट्रायल के दौरान लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ अपनी सभी टारगेट को इंटरसेप्ट कर रहा था। इसे एल्बिट सिस्टम की तरफ से डेवलप किया गया है और अभी जब ट्रायल के दौरान यूएवी को इसे डिस्ट्रॉय किया गया था तो इसे लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से डिस्ट्रॉय किया गया था। लेकिन एल्बिट सिस्टम का कहना है कि आगे चल के इसको बढ़ाया जा सकता है और इसको 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक एंगेज होने के लिए डेवलप किया जा सकता है, जो कि इजराइल को एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोवाइड करने में आगे चल के मदद करने वाली है। साथ ही आगे चल के यही सिस्टम फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर बड़े साइज के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी एक काउंटर मेजर सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अभी इसको इजराइल की तरफ से काफी कॉम्पैक्ट बना दिया गया है। पहले ये बल्कि होते थे, जिस वजह से इनको एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन अभी इसे दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसे सिस्टम को अभी लगभग हर कोई देश डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, पर इजराइल की तरफ से यहाँ पर इसको स्पेशली अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया और इसे इजराइल आगे चल के दुश्मन की तरफ से फायर किए जाने वाले रॉकेट्स को, मिसाइल को या फिर ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज को लेके। आप सभी को पता होगा कि बालाकोट के दौरान 27 फरवरी को जो डॉग फाइट हुआ था, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को एहसास हुआ था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो ना होने की वजह से दुश्मन हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम को इजीली जैम कर रहे थे, जिस वजह से अभिनंदन वर्धमान के पास ग्राउंड बेस स्टेशन की तरफ से फॉरवर्ड किए गए मैसेज नहीं पहुंचे थे और वो LOC गलती से क्रॉस कर गए थे। अब इसके बाद लगभग 400 इजरायली बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज को खरीदा गया था, जो कि अभी हमारे Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही तेजस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हाल ही में ही इजराइल की तरफ से अपनी पाइथन 5 मिसाइल में कुछ नए अपग्रेड किए जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने कुछ ही दिन पहले आपको बताया था। तो अब इनको डेटा लिंक सिस्टम की मदद से फायर किया जा सकता है, यानी कि भले ही हमारे रडार में हमें दुश्मन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी हम इसको फायर कर सकते हैं, क्योंकि डेटा लिंक सिस्टम की वजह से हमें अवेक्स की मदद से या फिर ग्राउंड बेस रडार स्टेशन की मदद से दुश्मन की लोकेशन मिलता रहेगा और हम बिना रडार को ऑन किए ही दुश्मन की लोकेशन का पता लगा सकते हैं और उस पर मिसाइल को भी फायर कर सकते हैं। अब पाइथन 5 मिसाइल को लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मोड में भी फायर किया जा सकता है, जो कि इसे बाकी मिसाइल के मुकाबले ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। और हाल ही में जब इसको तेजस से टेस्ट किया गया था तो उस दौरान इसको 180 डिग्री के एंगल में एंगेज किया गया था, जो कि वर्तमान की कोई भी इन्फ्रारेड मिसाइल नहीं कर सकता है। और अब ये तेजस की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को आगे चल के काफी बेहतर करने वाला है। अगला अपडेट नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके। आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाना शुरू कर दिया गया है। और अभी तो कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यूएस की तरफ से 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की प्रोटोटाइप को भी डेवलप कर लिया गया है। इसका नाम यूनाइटेड स्टेट की तरफ से फिलहाल बताया नहीं जा रहा है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट के अंदर इसको बनाया जा रहा है उसका नाम NGAD फाइटर जेट प्रोग्राम है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर बताया जा रहा है। इसके बारे में पहले कुछ ज़्यादा डिटेल बताया नहीं गया था, लेकिन अभी यूएस की तरफ से इसके बारे में कुछ डिटेल शेयर किए गए हैं कि जो फाइटर होने वाला है ये मेनली F-22 को रिप्लेस करने वाला है और इसे एक मल्टी रोल फाइटर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से इसको एक लॉन्ग रेंज फाइटर के तौर पर बनाया जा रहा है, जो कि पैसिफिक के ऊपर आके मिशन को अंजाम देके वापस यूएस जा सकता है।
इसके लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी एक फैमिली ऑफ वेपन पैकेज को बनाया जा रहा है जो कि यूएस को 2030 तक एयर सुपीरियरिटी दिलाने वाला है। यूएस अभी मेनली इंडो पैसिफिक रीजन पर फोकस कर रहा है और अभी यूएस का जो मेन राइवल है वो चाइना है। जिस तरीके से अभी चाइना अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रही है, तो अगर ऐसे में यूनाइटेड स्टेट वही 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी से आगे नहीं बढ़ता है तो मे भी चाइना आगे चल के उसको पीछे छोड़ सकता है। इसी वजह से अभी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट को यूनाइटेड स्टेट काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है और ये शायद अब तक का सबसे बड़ा मल्टीरोल फाइटर होने वाला है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक इसकी रेंज F-22 के मुकाबले काफ़ी बेहतर होने वाला है और इसमें F-22 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वेपन को भी एक ही बार में कैरी किया जा सकता है। इसके लिए भी एक कम्प्लीटली नए वेपन सिस्टम को, एवियोनिक्स सिस्टम को और इंजन को भी बनाया जा रहा है और इसमें जो इंजन का इस्तेमाल होने वाला है उसका नाम X-100 बताया जा रहा है और आगे चल के इसकी 2 मेजर वेरिएंट को बनाया जाने वाला है, जिनमें से एक को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडो पैसिफिक के ऊपर ऑपरेट किया जाएगा और एक को यूरोप के ऊपर ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जिनमें से यूरोप के साइड में जिस वेरिएंट को ऑपरेट किया जाएगा उसका रेंज इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, जबकि इंडो पैसिफिक में जिस वेरिएंट को ऑपरेट किया जाने वाला उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।